तो दोस्तों मेरा नाम है आयुष ऊंचा और आज हम फिर से आए हैं वेक्टर कैलकुलस में कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ में। तो आज जिन हम कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे वो है हमारे थ्योरम्स। तो हमारे पास में वेक्टर कैलकुलस में ना केवल 3 थ्योरम्स हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली है ग्रीन थ्योरम, सेकंड है स्टोक्स थ्योरम एंड थर्ड है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो हम इनको एक एक करके देखेंगे। पहला कौन सा है हमारा ग्रीन थ्योरम। ग्रीन थ्योरम ये सब क्यों लाए थ्योरम। दूसरा है स्टोक्स थ्योरम, और जो तीसरी थ्योरम है वो है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब हम इनमें एक एक करके समझते हैं। तो वो यहां पे डाइवर्जेंस लिखा हुआ है, इससे तो पहले क्लियर होगा कि हमें कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस निकालना पड़ेगा। क्लियर। लेकिन ग्रीन थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम इन दोनों से हमें क्लियर हो ही नहीं रहा है कि हमें करना क्या है। ठीक है, अगर हमारे पास में ऐसा रहता है तो मैं एक बहुत सिंपल ट्रिक बताता हूं जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे कि इनको कैसे याद करना है। सबसे पहले जो ग्रीन थ्योरम है और स्टोक्स थ्योरम है, दोनों में सिमिलरिटी क्या है। दोनों लाइन इंटीग्रल के लिए बनी हुई है। लाइन इंटीग्रल। क्लियर। चलो भाई ये समझ में आ गया, लाइन इंटीग्रल के लिए बात हो रही है। लेकिन इसमें भी लाइन, इसमें भी लाइन इंटीग्रल। कैसी बात हो रही है, इसमें भी क्लोज्ड कर्व होना चाहिए और इसमें भी क्लोज्ड कर्व होना चाहिए। क्लियर, ये भी समझ में आ गया। पहले ग्रीन थ्योरम आई। ग्रीन थ्योरम क्या बोलता है, अगर हमारा कोई भी फंक्शन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इसके फॉर्म में है, भाई समझ में आ गया। अगर ग्रीन थ्योरम का बोलना है अगर कोई फंक्शन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में है देन हमारी थ्योरम काम करेगी। ठीक है भाई। और स्टोक का बोलना क्या है, अगर कोई फंक्शन एफ डॉट डी आर वेक्टर के फॉर्म में है तब हमारी थ्योरम काम करेगी। भाई ठीक है। पहले ग्रीन आए, ग्रीन बोले देखो भाई क्या है ना कि लाइन इंटीग्रल को सॉल्व करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, कि हमें एक लाइन के अनुसार चलना है। इससे अच्छा क्या है, इसको सरफेस इंटीग्रल बना दो या एरिया इंटीग्रल बना दो। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, अगर इस फॉर्म में है तो आप इसको ऐसे ना लिख करके इसको क्या बना दिए, इसको क्या बना दिया, अब एरिया इंटीग्रल बना दो। एरिया इंटीग्रल, तो अगर हम एरिया इंटीग्रल बना देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स इंटू में डी एक्स डी वाई। और वही क्या बन, ये क्या हो गया, रीजन आर हो गया। अगर हमारा ग्रीन थ्योरम का बोलना है अगर ऐसा कोई फंक्शन रहता है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में तो उसको ऐसा रह सकते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब अगर हम यहां पर जाए स्टोक्स थ्योरम में, स्टोक्स थ्योरम ग्रीन थ्योरम के बाद आई तो स्टोक्स थ्योरम में कुछ ना कुछ अलग होना चाहिए। अगर ए बी लाइन इंटीग्रल के लिए, ए बी लाइन इंटीग्रल के लिए, तो स्टोक ने कर क्या लिया, उखाड़ क्या लिया नया। स्टोक ने कर किया ये है एफ वेक्टर डॉट डी आर है। एफ वेक्टर का मतलब क्या हुआ, एफ वेक्टर एक्स आई कैप प्लस एफ बाय जे कैप है ना, प्लस एफ जेड के कैप, और डी आर वेक्टर बराबर में क्या हो जाएगा, डॉट डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। हो यहां पे क्या हुआ, ग्रीन थ्योरम जो थी, ग्रीन थ्योरम क्लोज कर्व के लिए थी, लेकिन एक किसके लिए थी, ग्रीन थ्योरम केवल 2 डायमेंशनल स्पेस के लिए, केवल 2 डायमेंशनल स्पेस के लिए। ग्रीन थ्योरम 2 डायमेंशनल, स्टोक्स साइड नहीं यार, तुम कुछ नहीं जानते हो, हमारी थ्योरम लो, हम 3 डायमेंशनल की बात करते हैं। हम 3 डायमेंशनल, इसने कुछ नहीं किया। यहां पे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है, अगर हम यहां पर देखें तो क्या हो जाएगा, अगर इसमें के कैप निकाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, यही थ्योरम बन गई ना, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, यही वाला बन गया। तो स्टोक्स थ्योरम 3 डायमेंशनल के लिए हो गया, ए 2 डायमेंशनल के लिए हो गया। इन्होंने क्या निकाल दिया, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर में इतना। क्लियर। ये क्या बोले, ये बोले कि नहीं अभी सरफेस इंटीग्रल बन गया। ये क्या बन गया, सरफेस इंटीग्रल बन गया। अब हमें करना क्या है, कर्ल एफ निकालना है। कर्ल एफ निकालेंगे डॉट एन कैप इनटू में डी एस। अब हम निकाल देंगे भाई, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब डी एस है तो डी एस क्या है, डी एस डी वाई हो गया, ये हो गया। कर्ल एफ डॉट एन कैप हो गया। एन कैप क्या है, एक सरफेस एस का जो भी हमारा यूनिट वेक्टर है जिस डायरेक्शन में हमें निकालना है वो एन कैप हो गया। बी सिंपल क्लोज कर्व के लिए था, ए बी सिंपल क्लोज कर्व, ए रीजन आर है, ए रीजन एस हो गया। दोनों ही हमारे क्या बन गए हमारे। अगर हम यहां पर जाएं कर्ल एफ के लिए, चलो हम जानते हैं एक बार। ठीक है, कर्ल एफ कैसे निकालेंगे हम, अगर हमें कर्ल एफ निकालना होगा तो कर्ल एफ कैसे निकालेंगे, आई कैप जे कैप के कैप, यही हो गया।
अब यहां पर क्या आएगा हमारे में, यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा हमारे पास में डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, अगर अब हम यहां पे एफ एक्स, यहां पर एफ वाई और यहां पर एफ जेड रख दें तो हमारे पास में कर्ल एफ का वैल्यू कितना आएगा, निकालते हैं। क्या आएगा हमारे पास में, आई कैप। अब यहां पे अगर 2 डायमेंशनल स्पेस है तो एफ जेड बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अगर यहां 0 हो गया तो आंसर क्या आएगा हमारा, डेल एक्स इंटू में ए डेल 0 हो जाएगा, डेल जेड 2 डायमेंशनल स्पेस है तो डेल जेड का भी क्या आएगा, 2 डायमेंशनल, ए भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आई कैप बराबर में क्या हो गया, 0। जब हम जे कैप में जाएंगे तो जे कैप के लिए क्या हो जाएगा, ए वैल्यू 0 और ए में जेड, डेल अपॉन डेल जेड है, ए भी 0 हो गया तो ए भी 0 हो गया। फिर जब हम के कैप के लिए जाएंगे तो के कैप का वैल्यू कितना आएगा हमारा, डेल अपॉन डेल एक्स एफ वाई, डेल अपॉन डेल एक्स एफ वाई है ना, माइनस डेल अपॉन डेल वाई एफ एक्स। अच्छा, अगर हम यहां पर देखें तो हमने कुछ गलती कर दी ना, एम डी एक्स था तो यहां पे डेल अपॉन डेल एक्स पहले आ गया है ना, तो डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई। तो ये वाली वैल्यू इसी से आ गई, ये वाली वैल्यू जो है ग्रीन्स थ्योरम जो है वो स्टोक्स थ्योरम से आ गई। तो ग्रीन्स थ्योरम कुछ नहीं है, ये 2 डायमेंशनल के लिए है, ये बाद में स्टोक आ गया, बोले 3 डायमेंशनल के लिए। तो 3 डायमेंशनल में कर्ल एफ निकाल दिया, डॉट एन कैप इनटू में डीएस हो गया, यही आपका क्या हो गया, स्टोक्स थ्योरम हो गया। ठीक है, ग्रीन थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की। ठीक है, चलो लाइन इंटीग्रल की बात तो हम समझ गए, अब हम बात कर लेते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की। तो ये दोनों तो लाइन इंटीग्रल है, हम एक 2 डायमेंशनल स्पेस के लिए बना था, फिर बाद में स्टोक आ गया, बोले नहीं तुम कुछ नहीं जानते हो, 3 डायमेंशनल स्पेस के लिए हम आए हैं। अब फिर गॉस आ गया, गॉस बोले देखो तुम दोनों तो लाइन पे लड़ते रहो, मैं लाइन से आगे बढ़ गया। ठीक है, जब वो लाइन से आगे बढ़ गए तो क्या आगे बढ़ गए, बोले कि देखो भाई अगर तुम्हें किसी सरफेस का, अब ये सरफेस कैसी होना चाहिए, ए बी क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। ध्यान रखना ये तीनों जो थ्योरम है वो क्लोज के लिए है, ओपन के लिए है नहीं, जो पहले से ही क्लोज है। अब इनमें लाइन थी, कर्व था, कर्व क्लोज होना चाहिए, ए भी क्लोज होना चाहिए। अब एरिया क्लोज होना चाहिए, ये क्या बोल रहे हैं, अब एरिया क्लोज एरिया होना चाहिए भैया, तभी लगेगा हमारा थ्योरम। अगर एरिया क्लोज नहीं है तो हमारे थ्योरम की बात ही नहीं मत करो। तो गॉस बोले देखो पहले तो तुम्हें चाहिए एरिया क्लोज किसी भी फंक्शन का, एफ वेक्टर डॉट एन कैप इनटू में डीएस। अगर तुम अब इसके बाद किसी भी फंक्शन का एरिया इंटीग्रल निकाल रहे हो तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। अब तुम हमारे पास आओ, हम बताते हैं करना कैसे है। तो तुम पहले वॉल्यूम इंटीग्रल लो, जो सरफेस है, जो क्लोज सरफेस की तुम बात कर रहे हो, उस क्लोज सरफेस का जितना भी वॉल्यूम है, अब हम वॉल्यूम की बात करेंगे और हम किस पे आ जाएंगे, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर करेंगे इनटू में dx dy और dz। ठीक है, तो गॉस बोले क्या कि अगर हमारे पास में सरफेस इंटीग्रल है, उस सरफेस इंटीग्रल को हम वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देंगे। बस हमारी एक ही कंडीशन है, जो सरफेस है वो क्लोज होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारा हाफ सरफेस है ऐसा तो इसके लिए क्या एप्लीकेबल होगा, क्या दोस्तों, नहीं होगा। ऐसे ही ग्रीन थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम, ये दोनों भी किसके लिए है, अगर हमारा क्लोज्ड कर्व है देन ओनली दीस थ्योरम्स आर एप्लीकेबल। क्लियर, तो हमारी ग्रीन थ्योरम हो गई, स्टोक्स थ्योरम हो गई और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हो गई। अब हम कुछ इंपोर्टेंट एग्जांपल्स देख लेते हैं और उसके बाद हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक हमें दिया हुआ है वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, एक क्लोज्ड कर्व में दिया हुआ है एक्स वाई डी वाई माइनस बाय स्क्वायर डीएक्स, और जो क्लोज्ड कर्व है वो क्या है, स्क्वायर। और स्क्वायर कैसा कैसा है, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये स्क्वायर है, जहां पर ए वाला पॉइंट जो है वो 1 1 है। तो पूरा क्लोज कर्व हमारे पास में आ गया। ठीक है, अब हमारे पास में ए दिया हुआ है, वेक्टर कैलकुलस में हमें क्या दिया हुआ है, ए लाइन इंटीग्रल दिया हुआ है। तो अगर हम इसमें
स्टोक्स थ्योरम लगाएं या ग्रीन्स थ्योरम लगाएं, दोनों ही थ्योरम लगा सकते हैं, लेकिन हम कोई भी लगाएंगे। हमने क्या पढ़ा हुआ है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में होगा, तब हम जाएंगे किस पर, उस थ्योरम पे। तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में होगा तो क्या हो जाएगा, डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल अपॉन डेल वाई, यही हो जाएगा। तो हम यही थ्योरम लगाते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज सरफेस हो गया। इस सरफेस के लिए, इस एरिया के लिए, इस एरिया के लिए निकालना है, ठीक है। डेल एन, एन की वैल्यू क्या है, माइनस बाय स्क्वायर, है ना, तो डेल अपॉन डेल एक्स, ओके ओके ओके, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में होता है ना, तो एन की वैल्यू क्या है, एक्स वाई है, एन बराबर में एक्स वाई है, तो डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स वाई हो गया, माइनस माइनस लगा दिया, डेल अपॉन डेल वाई। अभी एम की वैल्यू कितनी है, एम डी एक्स था, माइनस बाय स्क्वायर है, ठीक है, तो हमने माइनस बाय स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं, और फिर इसके बाद हमें क्या लगाना है, डी एक्स एंड डी वाई, क्लियर। तो हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या है, ये हमारा क्लोज रीजन या क्लोज एरिया जो भी है वो है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, एक्स के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो बाय कांस्टेंट है, तो बाय आ गया। अब यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये कितना हो गया, 2y हो गया, ठीक है। इनटू में क्या है, डी एक्स डी वाई। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, इस एरिया का जो भी है r इनटू में 3y डी एक्स डी वाई, यही हो गया। अब इसमें x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है और y की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, पहले x की लिमिट रख दो या y की लिमिट रख दो। अब x बराबर 0 से लेकर x बराबर 1 तक, और y बराबर 0 से लेकर के y बराबर 1 तक। अगर हमने x की लिमिट पहले रखी है तो y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा तो क्या हो जाएगा, y बराबर में 0 से लेकर के y बराबर में 1 तक, 3y कांस्टेंट हो गया, x बराबर में 0 से लेकर के x बराबर 1 तक इनटू में dx, और dy भी रहेगा, ठीक है। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, इसको मिटाना पड़ेगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा y बराबर 0 से लेकर के y बराबर 1 तक, 3y का 3y ही रहेगा, और यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, और वैल्यू 1 से लेकर 0 तक इनटू में dy बचेगा, क्योंकि dx हमारा चला जाएगा। तो अब कितना आएगा आंसर, y इक्वल टू में 0 से लेकर y इक्वल टू में 1 तक, 3y का 3y ही रहेगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा आंसर, इनटू में 1 इनटू में dy। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा, 3y स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे 1 से लेकर 0 तक आंसर कितना आ जाएगा, 3/2, यही आंसर हो गया। तो हमने इस फंक्शन को हम ग्रीन्स थ्योरम से करेंगे, है ना, स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम एक ही है, हमने अभी चेक कर लिया है उसको, ठीक है। तो वेक्टर कैलकुलस में हमारा ये लाइन इंटीग्रल वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, एक गेट एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं जो गेट में आया हुआ है। आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, जो पोजीशन वेक्टर होता है मींस ये डायरेक्शन बता रहा है, ये पोजीशन बता रहा है किसी भी वेक्टर का, किसी भी स्केलर का, किसी भी फंक्शन की किसी भी वैल्यू का हमें पोजीशन बताएगा, ठीक है। और एट एनी पॉइंट ऑन अ क्लोज सरफेस, किसकी बात हो रही है, क्लोज सरफेस की, जो मेन पॉइंट है ना, केवल मैं उनको लिख रहा हूं। जैसे भी अगर आपके गेट के एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी होती है, कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन भी होती है। तो आपको एग्जाम में सारा क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन पढ़ना जरूर है, लेकिन हाईलाइट केवल उन्हीं पार्ट करना है जिनकी इंफॉर्मेशन आपके लिए रिलीवेंट है। तो जैसे अभी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत लेंथी है, लेकिन इसमें से मैं केवल वही चीजें लिखूंगा जो मेरे लिए जरूरी है। क्वेश्चन है, इफ आर वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन आ क्लोज सरफेस एस, ठीक है। इसमें जरूरी इंफॉर्मेशन क्या है, आर पोजीशन वेक्टर है, क्लियर। क्लोज सरफेस एस के बारे में बात हो रही है कुछ ना कुछ, ठीक है। दैट एनक्लोजेस द वॉल्यूम भी, जो सरफेस जो एस है वो वॉल्यूम की बात हो रही है, मींस हमें यहां से कितना इंटरप्रेट कर लिया हमने, आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है दिमाग में, ठीक है। क्लोज सरफेस है जो इनक्लोज वॉल्यूम को कर रहा है, मींस हमें सरफेस इंटीग्रल से वॉल्यूम इंटीग्रल, मींस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की बात हो रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। देन एस, हमें क्या निकालना है, क्लोज सरफेस एस के लिए आर वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर
अब हमें निकालो भाई, अब बोल रहे हैं कि इसका इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू किसके बराबर में होगी। देखो हमने यहीं से क्लियर कर लिया, क्लोज सरफेस है जो इनक्लोज कर रहा है एक वॉल्यूम को। मींस अगर स्फीयर है वो क्या है, एक सरफेस है, वो सरफेस एक वॉल्यूम को इनक्लोज कर रहा है। क्लियर, इतने से हमें इतना क्लियर हो गया। और यहां हमें पता चल गया हमें डाइवर्जेंस निकालना है, क्योंकि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगेगा कि कौन कौन सी कंडीशन है कि क्लोज सरफेस होना चाहिए। बिल्कुल इन्होंने मेंशन कर दिया, क्लोज सरफेस है। क्लियर। अब जब पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है, बस इसके बारे में हमें पहले से ही पता होना चाहिए। पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर बराबर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस बाय जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर इतना इंफॉर्मेशन पता है और हमें पता है इसको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से हमें कन्वर्ट करना है, तो अगर हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल बन गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, डाइवर्जेंस निकालना है। डाइवर्जेंस निकालना है किसका, जो हमारा वेक्टर है या फंक्शन होता। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर। अब हमें इतना तो पता होना चाहिए डाइवर्जेंस निकालते कैसे हैं। डाइवर्जेंस मतलब क्या होगा, डेल वेक्टर डॉट आर वेक्टर कैसे हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप डेल अपॉन डेल वाई जे कैप डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ये तो डाइवर्जेंस, ये तो इसका मीनिंग हो गया डॉट प्रोडक्ट आर वेक्टर की वैल्यू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। जब हमारे पास में वैल्यू आ गई तो हम इसका डाइवर्जेंस निकाल लेंगे। अगर हम इसका डाइवर्जेंस कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, डेल अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, तो वैल्यू कितना आ गया 1। फिर डेल अपॉन डेल वाई बाय होगा तो वैल्यू फिर से 1 आ गया। डेल अपॉन डेल जेड होगा, वैल्यू फिर से 1 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास में आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम है हमारा, यहां पर 3 आ गया, इनटू में डीवी है, 3 तो 3 आ गया। अगर हम जब वॉल्यूम इंटीग्रेट कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ नहीं है तो हमारा आंसर कितना आएगा, वॉल्यूम ही आएगा। क्योंकि वॉल्यूम को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा हमारे पास में। डीवी को इंटीग्रेट करने के बाद में वी बचा, तो ये आंसर होगा 3v, 3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम। अगर यहाँ पे ट्विस्ट कर देते, वो क्या बोलते, जो हमारा क्लोज सरफेस है वो इनक्लोज कर रहा है एक वॉल्यूम को जिसकी वैल्यू जो है वो 27 है, तब आंसर निकालो तो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ 27 कितना आ जाता आंसर, 81। तो ये नेक्स्ट टाइम इसको ट्विस्ट करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे समझना है कि हमें क्या क्या ट्विस्ट करके दे सकते हैं, है ना। अगर ये बोल देते कि यूनिटी वॉल्यूम है ना, वैल्यू नहीं देते, यूनिटी वॉल्यूम दे देते और फिर उसमें ऑप्शन दे देते 3v 3 ऐसे करके ऑप्शन दे देते, तो उसमें आंसर कितना होता, यूनिटी वॉल्यूम दे दिया मींस वॉल्यूम बराबर में 1 हो गया, वॉल्यूम बराबर हो गया तो 3 में 1 हो गया, आंसर 3 बचेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। सेम क्वेश्चन रिपीट करेंगे लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर कर देंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों को समझना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक 2009 में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आया है क्वेश्चन, लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फंक्शन। अब सारी इंफॉर्मेशन तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, ठीक है, केवल वही जो जरूरी है। लाइन इंटीग्रल निकालना है, पहले बात समझ में आ गया। लाइन इंटीग्रल है तो हमें या तो डायरेक्ट निकालना पड़ेगा लाइन इंटीग्रल, या फिर ग्रीन थ्योरम या स्टोक्स थ्योरम जो भी लगेगी वो लगाना होगा। चलो ठीक है, बात समझ में आ गई। लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है हमें, वेक्टर फंक्शन एफ वेक्टर बराबर क्या दिया हुआ है, 2x i कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप। ठीक है, इतना समझ में आ गया हमें। ठीक है, एक फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन नहीं है, कुछ कॉम्प्लिकेट कर दिया है। यहां पर भी एक्स है, यहां पर भी एक्स है। ठीक है, यहां पर नॉर्मली बाय का फंक्शन रहता है लेकिन यहां पे एक्स का फंक्शन है। ठीक है, समझ में आ गया हमें। अब अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस निकालना है। ठीक है, लाइन इंटीग्रल अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2। ठीक है, हमें इस लाइन इंटीग्रल को निकालना है x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2 तक। हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है क्या, नहीं दी है, केवल हमें लाइन इंटीग्रल निकालना है इस फंक्शन का। अब एक क्लोज्ड कर्व है क्या, क्लोज्ड कर्व भी नहीं है। x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2, ये तो ओपन लेंथ है ना, x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2 तो नहीं हो रहा है। क्लोज्ड कर्व होता तो ऐसा होता कुछ, है ना। तो ये क्लोज्ड कर्व भी नहीं है, तो हमारा ग्रीन थ्योरम स्टोक्स थ्योरम ये दोनों ही रूल्ड आउट हो गए। अब हमें डायरेक्ट निकालना पड़ेगा, क्या बोलना है हमें, लाइन इंटीग्रल निकालना है किसका, एफ वेक्टर का। एफ वेक्टर का लाइन इंटीग्रल निकालना है कहां से कहां तक, x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2 तक। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा,
एफ वेक्टर बराबर में 2x आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप। डी आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ये हो गया। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, क्लोज करना नहीं है सॉल्व, यहाँ पे x बराबर में 1 से लेके x बराबर में 2 तक है, ठीक है। अगर हम इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x dx प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, और यहाँ पे आगे कुछ है नहीं। अब हमें अलोंग द एक्स एक्सिस निकालना है, x बराबर 1 से लेके x बराबर 2 तक, ठीक है। y की वैल्यू है नहीं, है ना, तो y की वैल्यू है नहीं, ऐसे हम क्या करें, जैसे में x को हम कांस्टेंट माने या y को भी इंटीग्रेट, y की वैल्यू ही नहीं है हमारे लिए, y एक्सिस में हमें कैलकुलेट करना ही नहीं है, हमें जो लाइन इंटीग्रल होता है उस लाइन को फॉलो करते ही देखते हैं हम। तो यहां पर इस लाइन पर x बराबर 1 से लेके x बराबर 2 तक y की वैल्यू है क्या, 0। इस लाइन को जब हम फॉलो करेंगे तो इस लाइन से x बराबर 1 से लेके x बराबर 2 तक y की वैल्यू क्या है, 0। तो यहां पे हम y बराबर 0 पुट कर देंगे। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आंसर अगर एक्स स्क्वायर डी वाई अगर हम करेंगे भी तो हमारा एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और जैसे ही बाय आ जाएगा बाय बराबर में क्या है, 0 है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। और इस बाय बराबर 0 है तो डी वाई बराबर भी 0 होगा, है ना, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन यही हमें अगर अलोंग द एक्स एक्सिस की जगह यही हमें कर्व एक्स प्लस बाय बराबर में कोई होता, या बाय बराबर में एम एक्स प्लस सी कुछ दिया होता, इक्वेशन दिया होता, तो अगर हम उस लाइन के अलोंग जाते तो बाय बराबर में कुछ ना कुछ फंक्शन होता एक्स का, तो बाय की वैल्यू हम वो रख देते और फिर उसको कैलकुलेट कर देते, ठीक है। लेकिन यहाँ की कंडीशन में अभी हमारे लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आ गया, 2x का करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, और x बराबर में 2 से लेकर x बराबर 1 तक, 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वायर हो गया। तो अगर हम एक्स स्क्वायर को 1 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 - 1 आंसर 3 हो गया। तो इसका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। तो होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी समझ में आया। इसके बाद आपके ग्रीन थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम एंड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और आपको कुछ गेट्स एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए हैं, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कैसे क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।